नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। आज इस बुलेटिन में बात होगी टाइगर रिजर्व के दौरे को लेकर पीएम मोदी पर उठे सवालों की, राहुल गांधी को घेरने के चक्कर में कैसे घिरी बीजेपी, बात करेंगे सीबीआई पर विपक्ष की घेराबंदी की, हरियाणा में एनडीए में पड़ती दरार की, जानेंगे आखिर क्यों चुनाव से पहले पायलट अपनी सरकार से हुए नाराज, संजय राउत ने शिंदे और बीजेपी पर क्यों उठाए सवाल, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे एनसीईआरटी की किताबों में लेकर केरल सरकार के ऐलान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का बड़ा बयान, बोले 2024 में बीजेपी से मुकाबला करने वाले गठबंधन के केंद्र में होनी चाहिए कांग्रेस। राजस्थान विधानसभा चुनावों से पहले अखिलेश यादव ने भंग की प्रदेश कार्यकारिणी, जल्द ही नई कार्यकारिणी का किया जाएगा गठन, इसी साल है राजस्थान में विधानसभा चुनाव। दिल्ली एलजीवीके सक्सेना का सीएम अरविंद केजरीवाल पर तंज, बोले कुछ लोग आईआईटी से डिग्री लेने के बाद भी अशिक्षित रह जाते हैं, ये बात साबित हो गई। यूपी में निकाय चुनाव का ऐलान, 2 चरणों में होंगे निकाय चुनाव, 4 और 11 मई को मतदान, 13 मई को आएंगे नतीजे। तो ये तो थी सुर्खियां और अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। इसके साथ ही पीएम मोदी की राज्य में सक्रियता भी बढ़ गई है। पीएम मोदी कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे, वो टाइगर रिजर्व पहुंचे, लेकिन पीएम का ये दौरा सवालों के घेरे में आ गया है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेर लिया है। रिपोर्ट देखें। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 10 मई को मतदान है। बीजेपी के सामने अपनी सत्ता बचाने की चुनौती है। चुनाव से पहले जो भी सर्वे आ रहे हैं वो बीजेपी की परेशानी बढ़ा रहे हैं। इसीलिए पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद कर्नाटक में पार्टी की कमान संभाल रखी है। दावा किया जा रहा है कि चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की 25 से 30 सभाएं हो सकती हैं। आज एक बार फिर पीएम कर्नाटक पहुंचे और बांदीपुर में टाइगर रिजर्व में उन्होंने फोटो खिंचवाई। देश में टाइगरों की बढ़ती संख्या को अपनी सरकार की उपलब्धि बताया, लेकिन कांग्रेस ने पीएम के दौरे पर सवाल उठा दिए। पूर्व सीएम सिद्धारमैया तो पहले से ही आचार संहिता के बीच पीएम नरेंद्र मोदी के टाइगर रिजर्व में जाने को लेकर सवाल कर रहे थे, और अब पार्टी के महासचिव जयराम रमेश और कर्नाटक कांग्रेस ने ट्वीट कर पीएम के दौरे पर चुटकी ली है। कर्नाटक कांग्रेस ने इंदिरा गांधी की एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो गोद में टाइगर का शावक को पकड़े हुए नजर आ रही थी। इस फोटो पर कांग्रेस ने कैप्शन दिया, कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। ये कांग्रेस सरकार थी जिसने 1973 में बांदीपुर बाघ संरक्षण परियोजना लागू की थी, जहां आज आप सफारी का आनंद ले रहे हैं। ये उसी का परिणाम है कि आज बाघों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। इसके अलावा कांग्रेस ने तंज कसते हुए लिखा, पीएम मोदी से खास अपील है कि बांदीपुर को अडानी को मत बेचिए। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया, पीएम बांदीपुर में 50 साल पहले लॉन्च हुए प्रोजेक्ट टाइगर का पूरा क्रेडिट लेंगे। वो खूब तमाशा करेंगे, जबकि पर्यावरण, जंगल, वन्य जीव एवं वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों की रक्षा के लिए बनाए गए सभी कानून ध्वस्त किए जा रहे हैं। वो भले ही सुर्खियां बटोर लें, लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट है। तो कांग्रेस ने इस मुद्दे पर बीजेपी को पूरी तरह से घेर लिया है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी इसका क्या जवाब देती है। कांग्रेस पीएम मोदी को लगातार घेर रही है तो बीजेपी राहुल गांधी की घेराबंदी की कोशिश कर रही है, लेकिन बीजेपी की कोशिश हर बार फेल होती साबित हो रही है। बीजेपी मीडिया सेल की ओर से एक ऐसी ही नाकाम कोशिश की गई, लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी की कोशिश की हवा निकाल दी। इसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कहा है, रिपोर्ट में देखें। केरल में बीजेपी नेता मुरलीधरन ने लैटिन कैथोलिक आर्क डायोसीज मुख्यालय का दौरा किया। पार्टी के ही नेता कृष्णदास ने थालासेरी बिशप हाउस में थालासेरी आर्क बिशप मार जोसेफ पामप्लानी का दौरा किया। बीजेपी के तमाम नेता ईसाई धर्म गुरुओं से मिल रहे हैं। दावा कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में केरल का ईसाई समुदाय हमारे साथ आएगा। ईसाइयों को अपने पाले में लाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, लेकिन अगर राहुल गांधी किसी कार्यक्रम में चले जाएं तो बीजेपी उनकी घेराबंदी में जुट जाती है। कांग्रेस को ईसाई समर्थक बताना शुरू कर दिया जाता है। ऐसी ही एक कोशिश बीजेपी आईटी सेल ने की है, लेकिन इस बार भी ये कोशिश उल्टी पड़ गई। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्विटर पर राहुल गांधी की एक तस्वीर शेयर की है। दावा किया गया कि राहुल गांधी 7 अप्रैल को इतालवी सांस्कृतिक केंद्र में गए थे। मालवीय ने सवाल किया कि ये तपस्वी होने की उनकी सावधानी से तैयार की गई छवि को धूमिल कर रही है, लेकिन कांग्रेस की ओर से इसका जवाब भी तुरंत आ गया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, अरे फेक न्यूज पैडलर, इतालवी केंद्र में बहुत अच्छा खाना है। अपने उदास जीवन से छुट्टी लें और किसी दिन वहां खाना खाएं। कुछ ऐसे काम करने की कोशिश करें जो सामान्य लोग करते हैं। आप हारे हुए हैं।
तो कांग्रेस के तीखे सवालों से बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। आगामी चुनावों को देखते हुए पार्टियां आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। कांग्रेस अपना परचम एक बार फिर से लहराने के लिए सरकार को अपने सवालों के घेरे में ले रही है। इस समय बीजेपी का हर दाव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। विपक्ष सरकार पर हावी दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी अपनी सरकार का बचाव कर रहे हैं, लेकिन उनका पैंतरा भी काम नहीं आ रहा। तेलंगाना में पीएम मोदी ने सीबीआई और ईडी की जमकर तारीफ की थी, लेकिन विपक्ष ने आंकड़ों के साथ बता दिया कि मोदी राज में कैसे काम होता है। बीजेपी विपक्ष के दावों का जवाब नहीं दे पा रही है। सीबीआई और ईडी पर सवाल उठ रहे हैं कि ये दोनों एजेंसियां केंद्र सरकार के अधीन काम करती हैं और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जरूरत से ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रही हैं। लेकिन सक्रियता विपक्षी दलों के खिलाफ ही दिखाई देती है, जिसके कारण 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। सीबीआई को लेकर विपक्षी दलों में इतना गुस्सा है कि 9 राज्यों ने सीबीआई जाँच को लेकर जो सहमति दी थी उसे वापस ले लिया है और इसे संयोग ही कहा जाएगा कि सभी जगह सरकार विपक्ष की है। पीएम मोदी ने सीबीआई की पीठ ठोकी तो विपक्ष ने सवाल उठा दिए, इसे बीजेपी की एजेंसी करार दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बीजेपी नेता राजस्थान के संजीवनी घोटाले, मध्य प्रदेश में पोषण आहार योजना और छत्तीसगढ़ के NAN घोटाले में शामिल है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। विपक्ष के 95% नेताओं के पीछे केंद्र सरकार ने सीबीआई लगा रखी है। विपक्ष के नेताओं को फंसाया जा रहा है और जहां बीजेपी के नेता फंसे हैं उन्हें वहां क्लीन चिट दी जा रही है। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार के आंकड़ों को ही सामने रख दिया। प्रधानमंत्री ने सीबीआई से कहा, भ्रष्टाचारियों को ना बख्शें। मार्च 2016 में जितेंद्र सिंह ने संसद को बताया 2013 में 1136 व्यक्तियों को भ्रष्टाचार के लिए दोषी ठहराया गया, 2014 में 993, 2015 में 878, 2016 में 71 व्यक्ति। यूपीए के कार्यकाल में भ्रष्टाचारियों को अधिक सजा मिली थी। इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन आंकड़े नहीं झूठ बोल सकते। भ्रष्टाचारियों को कौन बचा रहा है? सिब्बल ने कहा कि यूपीए शासन के दौरान सजा दर अधिक थी, अब कम, क्योंकि सरकार विपक्ष के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कर रही है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां बीजेपी की स्क्रिप्ट पर काम कर रही हैं। जब भाजपा सत्ता में नहीं होगी तो उसके नेताओं के साथ ऐसा ही व्यवहार होगा। जांच एजेंसियां आरजेडी चीफ लालू यादव का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, इससे वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तरीके से लड़ी जानी चाहिए। उन्हें सीबीआई और ईडी का खेल बंद करना चाहिए। बीजेपी की मुश्किलें विपक्ष ने तो पहले से ही बढ़ा रखी हैं और अब सहयोगी भी बीजेपी की मुसीबतें बने हुए हैं। पिछले 4 साल में बीजेपी के कई सहयोगी उससे दूर हो गए हैं और अब हरियाणा में एनडीए का गठबंधन टूटता हुआ नजर आ रहा है, जिससे राज्य की बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लोकसभा चुनाव से पहले गिर सकती है हरियाणा में खट्टर सरकार। सरकार में शामिल जेजेपी हो सकती है बीजेपी से अलग। हरियाणा की 90 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी के पास 41 सीटें हैं, जबकि 10 सीटें जेजेपी के पास है। 2019 का विधानसभा चुनाव दोनों ने अलग अलग लड़ा था, लेकिन चुनावों के बाद मिलकर सरकार बना ली। लेकिन ये सरकार लोकसभा चुनावों से पहले मुश्किल में घिर सकती है। दरअसल बीजेपी नेताओं की ओर से ये संकेत आ रहे हैं कि वो लोकसभा चुनाव अकेला लड़ेंगे। अभी हरियाणा में लोकसभा की सभी 10 सीटें बीजेपी के पास हैं और बीजेपी इन्हें बरकरार रखेगी। बीजेपी के दावे पर जेजेपी ने सवाल उठा दिए हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने दावा किया है कि हमारी तैयारी सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। चुनाव अभी दूर है, ऐसे में कब क्या होगा कभी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सिर्फ लोकसभा ही नहीं बल्कि राज्य की सभी 90 विधानसभा सीटों पर इस बार जेजेपी लड़ने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। दुष्यंत ने कहा कि बीजेपी अगर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है तो हमारी ओर से सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है, किसी को कोई गलतफहमी नहीं है। चौटाला ने इसके साथ ही ये भी संकेत दे दिए हैं कि 2024 के विधानसभा चुनावों में जेजेपी की ओर से सीएम पद पर दावा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी 10 विधायक हैं और पार्टी ने 750 रुपए वाली पेंशन में बढ़ोतरी करवा ली। अगर उनके पास 50 विधायक होते तो वो 5000 रुपए पेंशन कर देते। हरियाणा में बहुमत का आंकड़ा 46 का है। मुश्किल में सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस के सामने भी रास्ता मुश्किल से भरा दिखाई दे रहा है। खासतौर पर राजस्थान में पार्टी के ही दिग्गज नेता सचिन पायलट ने अचानक एक बार फिर से अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, लेकिन पायलट के तेवरों से बीजेपी भी डरी दिखाई दे रही है। तो क्या कहा है पायलट ने, रिपोर्ट में देखें। राजस्थान में सीएम गहलोत और सचिन पायलट के बीच अक्सर टकराव की खबरें सामने आती हैं। एक बार फिर से सचिन पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। निशाने पर बीजेपी सरकार में हुए घोटाले हैं। पायलट ने 11 अप्रैल को एक
1 दिन के अनशन पर बैठने का ऐलान भी किया है। पायलट ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को 2 चिट्ठियां लिखी और कहा कि हमने और आपने बीजेपी सरकार पर जो आरोप लगाए थे उनकी जांच करवाइए, मगर कुछ ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मैं 11 अप्रैल को 1 दिन का अनशन करूंगा। ये अनशन उन बातों को रखने और उन्हें पूरा करने को लेकर किया जाएगा जो मांगे अब तक सरकार ने नहीं सुनी है। पायलट के अनशन से बीजेपी को डर लग रहा है। पहला, इससे वसुंधरा सरकार के समय में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा फिर से उठ खड़ा हुआ है। दूसरा, जिस दिन पायलट अनशन करेंगे उसी दिन महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती है। इस दिन के चुने जाने के पीछे कई वजह बताई जा रही हैं, लेकिन इसके पीछे एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। ज्योतिबा फुले की जयंती पर अनशन पर बैठकर पायलट एक तीर से कई निशाने लगा रहे हैं। वहीं दलित ज्योतिबा फुले को अपना आइकन मानते हैं। ऐसे में इस दिन पूरे देश की मीडिया और लोगों की नजर सचिन पायलट के इस अनशन पर टिक जाएंगी और अगर पायलट अपनी रणनीति में कामयाब हुए तो बीजेपी का खेल खराब हो जाएगा। गहलोत और वसुंधरा पायलट के निशाने पर हैं। पायलट सवाल कर रहे हैं कि वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार की जांच क्यों नहीं हो रही, तो दूसरी ओर महाराष्ट्र में आरोपों का दौर लगातार चल रहा था। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। फडणवीस के शिंदे के साथ अयोध्या जाने पर तंज कसा गया है, तो क्या कहा है संजय राउत ने, रिपोर्ट में देखें। अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ने और राम मंदिर बनाने की मुहिम में भाजपा और शिवसेना साथ साथ आए थे, लेकिन महाराष्ट्र में सत्ता को लेकर भाजपा और शिवसेना की राहें अलग अलग हो गई। हालांकि बीजेपी ने शिवसेना में फूट डालकर एकनाथ शिंदे को अपने साथ कर लिया है। अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं और आज अपने डिप्टी सीएम भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ वे अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या दौरे से पहले लखनऊ में सीएम शिंदे ने कहा कि मैं अयोध्या जा रहा हूं, वहां पर हम रामलला के दर्शन करेंगे, आरती करेंगे, प्रभु रामचंद्र का आशीर्वाद लेंगे। प्रभु रामचंद्र का आशीर्वाद हमारे साथ है, इसलिए धनुष बाण हमें मिला है। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज रामलला के दर्शन के लिए मैं अयोध्या जा रहा हूं। मैं राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा हूं, सभी कार सेवाओं में मैं उपस्थित रहा हूं। लेकिन शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने शिंदे की अयोध्या यात्रा को बीजेपी द्वारा प्रायोजित बतलाया है। संजय राउत ने कहा कि मैं कई बार अयोध्या जा चुका हूं, लेकिन बीजेपी हमारे साथ तो नहीं आई थी। जब बाबरी का मुद्दा उठा था तब वे भाग गए थे और अब गद्दारों की उंगली पकड़कर जा रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रभु श्री राम का आशीर्वाद नहीं मिलता है। राउत ने कहा कि ये हमें कॉपी कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट ही होता है। बेईमान लोगों को कभी प्रभु श्री राम का आशीर्वाद नहीं मिलता। आप देखिए कि मुंबई आने के बाद सरकार का क्या होता है। महाराष्ट्र में इस समय बेमौसम बारिश हुई है, ओले पड़ रहे हैं, किसान रो रहा है और सरकार अयोध्या दौरे पर है। संजय राउत के इस वार का बीजेपी और शिंदे क्या जवाब देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और बुलेटिन के आखिरी में बात होगी एनसीईआरटी को लेकर चल रहे विवाद की। इतिहास के सिलेबस में फेरबदल और मुगल काल के कई जरूरी हिस्सों को सीबीएसई की किताब से हटाने के एनसीईआरटी के फैसले का देश भर में व्यापक विरोध हो रहा है। इस बीच केरल सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। इतिहास की पढ़ाई को लेकर क्या कदम उठाने जा रही है केरल की सरकार, रिपोर्ट में देखें। सीबीएसई की किताबों में इतिहास और राजनीति शास्त्र के कई हिस्सों को हटाए जाने पर देश के जाने माने इतिहासकारों ने बयान देकर विरोध जतलाया है। इतिहासकार रोमिला थापर, ज्योति घोष, मृदुला मुखर्जी, अपूर्वानंद, इरफान हबीब और उपेंद्र सिंह ने एक बयान में कहा कि महामारी लॉकडाउन की वजह से जब पाठ्यक्रम के बोझ को हल्का करने की जरूरत थी, एनसीईआरटी ने मुगल अदालतों के इतिहास, गुजरात में 2002 के सांप्रदायिक दंगों जैसे विषयों को हटाने की एक विवादास्पद प्रक्रिया शुरू की। इतिहास के अध्ययन को इस तरह से कम करके इतिहास के लिए जमीन तैयार की जा रही है। हालांकि एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी का कहना है कि महामारी से प्रभावित छात्रों की मदद करने के लिए ऐसा किया गया है। इसका कोई गुप्त राजनीतिक मकसद नहीं है। एनसीईआरटी के कदम पर छिड़ी बहस के बीच वामपंथ शासित केरल के शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने कहा कि एनसीईआरटी को भंग कर दिया जाना चाहिए। इसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल कर एनसीईआरटी का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी ऐसे फैसले से सहमत नहीं हो सकते जो छात्रों के शैक्षणिक हित के खिलाफ हो। बताया जा रहा है कि केरल में पुरानी पाठ्य पुस्तकों की पढ़ाई की जाएगी, जिन्हें मुगल काल और आजादी के बाद का इतिहास शामिल होगा। जब एनसीईआरटी ने पाठ्यक्रम से विज्ञान और मानविकी के कुछ हिस्सों को हटाया था तो केरल ने विरोध दर्ज कराते हुए पुराने पाठ्यक्रम वाले विज्ञान और मानविकी के हटाए गए हिस्सों को बच्चों को पढ़ाया गया। देखना होगा कि केरल के इस विरोध के बाद और कितने राज्य ऐसा ही कदम उठाते हैं। और आज इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।